चलिए गाइस, तो यहां तक क्लियर। तो हम लोगों ने फ्री एक्सपेंशन पढ़ लिया। अगर आप लोगों को फ्री एक्सपेंशन पर यह सवाल आता है कि भैया आपके पास में गैस है, जो गैस फ्रीली एक्सपैंड कर रही है, वैक्यूम में रखी है, कभी ऐसा नहीं बोलेगा क्वेश्चन वाला फ्री एक्सपैंड कर रही है, वैक्यूम में पड़ी है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज आप कैसे निकालोगे? तो आपको बस वहां पर ये देखना है कि आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना हीट सप्लाई कर रहे हो। सिंपल फॉर्मूला ले दे के एक ही एक आ रहा है, क्या कैसे यूज करना है वो हमें देखना पड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब गाइस देखो, जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहां पर कंडीशन आइसोथर्मल है, मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। जैसे आपने हीट दे दी तो हीट देने से टेम्परेचर बदल जाता है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भैया अगर मैंने हीट दे दी तो हीट देने पे तो टेम्परेचर बदल जाएगा सर, और टेम्परेचर बदल गया तो फिर तो कंडीशंस अडायबैटिक नहीं रहेगी, कंडीशंस आइसोथर्मल नहीं रहेगी। तो यहां पर हम आइसोथर्मल कंडीशंस पर फोकस कर रहे हैं, मतलब यहां पर हम किसी भी प्रकार से चेंजेस इन द हीट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं, और फिर चेक करते हैं कि गैस कैसे एक्सपैंड हो रही है। तो गाइज यहां पर आप देखो कि जब आप अगेन, क्योंकि आप फ्री एक्सपेंशन कर रहे हो, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि आपका जो प्रेशर है, जो आप लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर है, वो हमें जीरो रखना पड़ेगा। दैट मींस गैस वैक्यूम में एक्सपैंड कर रही है। तो यहां वाले केस में भी देखो ना, अगर आप वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आपका सिस्टम सराउंडिंग पर कितना वर्क कर रहा है। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन तो यहां पर भी जीरो हो गया। तो अगर आपके पास में एडायबेटिक कंडीशंस है, अगर आपके पास में अडायबेटिक कंडीशंस है, तो गाइस अडायबेटिक कंडीशन में आपकी हीट जीरो हो जाएगी, अडायबेटिक कंडीशंस में आपकी हीट जीरो हो जाएगी। तो यहां पर जब आप डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो गाइज यहां पर अगर आप अडायबेटिक कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू वर्क डन इन अडायबेटिक सिस्टम। यानी अब आपको यह चेक करना होगा कि आपकी गैस कितना वर्क डन कर रही है, कितना वर्क डन उसके द्वारा किया जा रहा है। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया था। अच्छा, इस फॉर्मूले का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये एक अलग चीज बताई थी मैंने। ये मैंने आपको क्यों बताई थी? क्योंकि अभी लाइट चली गई थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे स्टॉप करनी पड़ी थी रिकॉर्डिंग। ये इसके लिए बताई थी मैंने आपको कि यहां पर वर्क डन हम लोगों ने जीरो क्यों लिया। ये जो हम लोगों ने डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू वाला जो फॉर्मूला लगाया, डब्ल्यू की जगह हमने एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा वी की वैल्यू जीरो मान ली थी। तो वो जीरो क्यों मान ली थी? क्योंकि अगर आप फ्री एक्सपेंशन करते हो आइसोथर्मल कंडीशन में तो भी वर्क डन यहां पर जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपसे कोई डायबिटिक कंडीशंस का पूछता तो डायबिटिक कंडीशंस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल चेंज हो रहा है और वो कैसा हो रहा है? वो इरिवर्सिबल हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहता है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था। आप देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला ये यहां पर पढ़ाया था। ये देखो, इस क्लास की शुरुआत में सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कंडीशंस आइसोथर्मल है और इरिवर्सिबल चेंज है तो Q इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। नो, माइनस डब्ल्यू मीन्स व्हाट? माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? माइनस डब्ल्यू इज माइनस 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 पी एक्सटर्नल, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा वी किसके बराबर होता है? मतलब डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो ये माइनस माइनस से कट के प्लस हो गया, वी एफ माइनस वी आई बचा। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा क्लियर लिखना। Q इज इक्वल टू माइनस माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। सो Q इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल।
क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। गाइज अनअकैडमी से आ गया है एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। एंड गाइज अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा खुद का पर्सनल एक बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संपूर्ण बैच। ये NTSC स्टूडेंट्स फॉर 2022 बैच वालों के लिए है। मतलब अगर आप क्लास 10th में है या 9th में भी हैं और अगर आप लोग NTSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गाइज ये मेरा जो बैच है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बैच के अंदर मैं केमिस्ट्री लेने वाला हूँ एंड फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th इसके अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो गाइज अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो 9th या 10th में है तो गाइज आस्क देम टू ज्वाइन एन अकेडमी और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आगे क्या बढ़ते हैं, यही फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ हो गया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो गाइज यहां पर तुम्हारा इंटरनल एनर्जी वाला सारा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंथैल्पी की। नाउ गाइज ये जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, इसके अंदर हम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी कि हमने जो भी काम करा हमने उस काम के अंदर वॉल्यूम हमेशा फिक्स रखा। मतलब हम लोगों ने जो भी काम करा, हमने मान लो ये पेन लिया, इस पेन के अंदर हमने कोई गैस भरी तो गैस को ऊपर और नीचे से हमने पैक कर दिया। मतलब अब इस गैस का यहां पर कोई लॉस नहीं हो रहा है। वॉल्यूम हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर मान लो आप लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन करते हो या आप अपने घर में चाय बना रहे हो या आप आपके घर में पानी उबाल रहे हो, तो गैस पानी तो आप ओपन सिस्टम में उबालते हो। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखो कि अगर आपने एक ओपन सिस्टम में कोई काम किया तो उस ओपन सिस्टम में एक और प्रोबेबिलिटी, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यहां पर लॉस ऑफ मैटर भी हो सकता है या ड्रास्टिकली वॉल्यूम में बदलाव भी आ सकता है। तो वॉल्यूम चेंज यहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे केस में हम लोगों को एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में हम लोगों ने एक क्लोज्ड सिस्टम रखा था, एक हम लोगों ने आइसोलेटेड सिस्टम का भी कई बार इस्तेमाल किया था, लेकिन ओपन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन डेली लाइफ में, लेबोरेटरी में हम लोग ओपन सिस्टम का इस्तेमाल करते। तो एक नई टर्मिनोलॉजी हम लोगों को लॉन्च करनी पड़ी थर्मोडायनेमिक्स में, जिसका नाम है इंथैल्पी, डिनोटेड बाय कैपिटल H। ठीक है, अब ये इंथैल्पी कैसे आई, ये इंथैल्पी को हम कैसे डिराइव करेंगे, H की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो देखो मैं आपको यहां पर सिखाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स से इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W एंड वी ऑल नो दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V एंड माइनस, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हो क्या डेल्टा U होता क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू की जगह में लिख देता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, डेल्टा वी क्या होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा वी इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां पर डेल्टा वी की जगह में V2 माइनस V1 रख देता हूं। अब जब आप P को V2 से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा PV2, P को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये PV1। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस QP को यहां पर ले जाते हैं और इस U2 से PV2 को प्लस कर देते हैं, इस U1 से PV1 को प्लस कर देते हैं और बीच में माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास में एक नया एक्सप्रेशन तैयार हो गया, ये हमारे पास में एक नया एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अगर आप लोगों को इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहां पर आपको करवा देता हूं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस PV2 प्लस PV1। तो QP यहीं रह जाएगा, U2 माइनस U1 प्लस PV2। अच्छा, अभी यहां पर माइनस ही रहने देते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, PV2 प्लस PV1। तो यहां पर आप इसको ऐसे ले लीजिए, U2 प्लस PV2, ये माइनस साइन इधर ले लो और ये हो जाएगा U1 प्लस PV1। इस तरीके से आपको इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करना रहेगा।
तो कोई खास बात नहीं है, ये बस मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए बताया था, है ना। हमारे पास में ये चीज बन के बढ़िया वाली तैयार है, ठीक है। चलो तो हम यहां पर वापस आ जाएं। तो नाउ गाइस, इंथैल्पी के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी एक एक्सप्रेशन को जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज को आप ध्यान रखो, इंथैल्पी का एक्चुअली मतलब क्या होता है। इंथैल्पी का मतलब, इंथैल्पी एक वर्ड निकला है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसका नाम है इंथैल्पियन, और इंथैल्पियन का मतलब होता है वार्म या हीट। एंड गाइस, इंथैल्पी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय H, और इंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब समझो कि आपके सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो है, मतलब जैसे कि अगर आपके पास में एक सिस्टम है और उस सिस्टम की अंदर की एनर्जी है वो तो है, लेकिन उसके ऊपर भी तो प्रेशर और वॉल्यूम लग रहा होगा। भाई मान लो मैं यहां खड़ा हूं और तुम मेरी एनर्जी जो कैलकुलेट कर रहे हो, बस वो तुम मेरे अंदर की कैलकुलेट कर रहे हो। क्यों भाई, मेरे ऊपर से भी तो प्रेशर लग रहा होगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, तो लाइट की भी तो मेरे ऊपर कुछ एनर्जी गिर रही होगी, तो मेरे ऊपर एक्सटर्नली भी तो कुछ काम हो रहा होगा। तो अगर मेरा सिस्टम ओपन है, तो भाई अगर तुम ओपन पतीले में चाय गर्म कर रहे हो, तो चाय ओपन है तो ऊपर के सिस्टम का भी तो उस पर कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा होगा। इसीलिए इंथैल्पी को हमने थोड़ा और मॉडिफाई करा, जिसमें कि हम लोगों ने क्या करा, इंटरनल एनर्जी के अंदर प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी ऐड कर दिया। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हम लोगों ने यहां पर ऐड कर दिया। अब हमने क्या देखा कि अरे इंथैल्पी का मतलब होता है U प्लस पीवी, U प्लस पीवी। तो अगर यहां पर U2 प्लस PV2 देखा जाए, U2 प्लस PV2, तो ये H2 के बराबर हो जाएगा, माइनस U1 प्लस PV1, U1 प्लस PV1 ये H1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हीट गिवन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी फाइनल इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम माइनस इनिशियल इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, और वी कैन से एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। यानी अब सीधा सा गणित हमें याद रखना है कि अगर किसी बॉडी के, अगर किसी सिस्टम के बॉडी के इंथैल्पी के चेंज को अगर आपको जानना है, जैसे अगर आपको बोलना है कि मृत्युंजय सर की जो बॉडी है उसकी इंथैल्पी में क्या बदलाव आया शुरुआत में और बाद में, तो आप बस ये देखेंगे कि मृत्युंजय सर को आपने कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट प्रोवाइड करी या मृत्युंजय सर ने कितनी हीट छोड़ी। जैसे अभी यहां पर आप देखो मेरे रूम में प्रेशर कितना होगा, डेफिनेटली सर 180 एम, ना तो उससे ज्यादा होगा ना तो उससे कम होगा, 180 एम होगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट प्रेशर पर अगर तुम मृत्युंजय सर को गर्म करोगे तो उनकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी, तुम मृत्युंजय सर को ठंडा करोगे तो उनकी इंथैल्पी घट जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? ग्रेट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भैया प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब प्रेशर की वैल्यू में 0 ले लूं, या अगर मैं मानूं कि यहां पर प्रेशर की वैल्यू 0 है, अगर मैं बोलूं कि यहां पर प्रेशर की वैल्यू 0 है, इफ प्रेशर इज इक्वल टू 0 मतलब यहां पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, यहां पर प्रेशर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, इफ प्रेशर इज 0, लेट मी चेक, P डेल्टा V, यस, यहां पर हम P की वैल्यू 0 नहीं लिखते, हम यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं। तो गाइस अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम यहां पर प्रेशर की वैल्यू हटा देते हैं, 0 मान लेते हैं, मतलब देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर मतलब प्रेशर इज 0, तो प्रेशर को 0 मान लिया तो P डेल्टा V यहां से अपने आप 0 होके भाग गया।
तो यहां पर सिर्फ क्या बचा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना कि अगर तुम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हो या अगर प्रेशर की वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो प्रेशर की वैल्यू जीरो होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी का चेंज होना इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज होना। अच्छा सर यहां पर प्रेशर जीरो हो रहा है तो कौन सा, बेटा ये वो प्रेशर है, जैसे मान लो मेरी बॉडी है, अभी मेरी बॉडी पर एक्सटर्नली मुझे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, ये इमेजिन करो ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड नॉर्मली पड़ा है, अब अगर मैं इस बोर्ड पर बाहर से एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, देखो ये बाहर से मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, ये तो इस P की वैल्यू जुड़ेगी। लेकिन अगर अभी ये बोर्ड ऐसा पड़ा है, इस पर कोई एक्सटर्नली में प्रेशर कुछ लगा ही नहीं रहा हूं, तो इसके P की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं। तो ये वो वाला केस है। अब आप ये मत सोचना कि सर प्रेशर जीरो तो हो ही नहीं सकता, प्रेशर जीरो मतलब वैक्यूम, ना 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 ना, वैक्यूम नहीं, मतलब बाहर से हम उस सिस्टम पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, बाहर से हम उस सिस्टम पर कोई जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक्सटर्नली जो प्रेशर लगना चाहिए वो जीरो है। तो फिर चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी फिर इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, फिर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी यानी फिर मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं एनर्जी में, बस वो नाप लो, वही मेरी एंथैल्पी है। लेकिन अगर मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंज हो रहे हैं और मेरे आसपास भी कुछ चेंज हो रहे हैं, तो फिर वो हम लोगों को यहां पर एंथैल्पी से ही पकड़ में आएगा। अच्छा अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब यहां पर तुम्हारे डेल्टा वी की वैल्यू एग्जैक्टली अगर तुम्हारे डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो गाइस डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, पी डेल्टा वी अगर जीरो हो जाए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। तो हमने यहां पर लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट को एक कांस्टेंट वॉल्यूम में सप्लाई किया गया। अब यहां पर अब आप देखो, क्योंकि यहां पर भी डेल्टा वी का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर भी अगर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो रखी जाए, तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो रखने से यही फॉर्मूला बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू सॉरी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो, चेंज इन एंथैल्पी हो, वो प्योरली डिपेंड करता है हीट सप्लाइड पर। यानी एंथैल्पी एक मोटे मोटे तौर पर अगर आपको किसी भी बॉडी की किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी को अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को हीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितनी हीट दी या कितनी हीट ली। क्या ये चीज क्लियर हो रही है नाउ? क्योंकि यहां पर P आप लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर अगर आप लोगों ने यहां पर कांस्टेंट रखा है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। तो गाइस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आती है तो आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है तो आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। दैट मीन सीधी सी बात है, बनिए की तरह सोचो, अगर तुमने किसी को 1 रुपया भी दान में दे दिया तो वो 1 रुपया भी बनिया जाकर किताब में लिखेगा कि आज 1 रुपये मैंने दान में दिए, मेरी इनकम में 1 रुपया घट गया, मतलब अगर आज मैंने 1 करोड़ 1 रुपये कमाया तो 1 रुपया दान में देने के बाद मेरे पास में 1 करोड़ रुपए ही बचा। भले पैसा बहुत है, लेकिन अगर जरा सा भी जाएगा तो वो लिखेगा। तो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि वो एंडोथर्मिक होती है। तो अगर हीट आपने अब्सॉर्ब करी है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपने हीट अब्सॉर्ब करी है एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग एक्चुअली क्या मेजर कर रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअली एंथैल्पी मेजर कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपने मेरी बॉडी के आसपास का प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है, अब प्रेशर यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, और अगर मान लीजिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं अगर थर्मोमीटर लगाऊं और देखूं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है, मतलब मेरी बॉडी हीट अब्सॉर्ब कर रही होगी कहीं से आसपास से, और मेरी बॉडी गर्म हो रही है, मेरी बॉडी की एंथैल्पी बढ़ रही है। और अगर मेरी बॉडी ठंडी हो रही है मतलब मेरी बॉडी हीट छोड़ रही है और मेरी एंथैल्पी घट रही है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? नाउ एंथैल्पी हो
या इंटरनल एनर्जी हो, ये सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड हो या लिक्विड हो उनके वॉल्यूम में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। भाई मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे वॉल्यूम में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है तो प्रेशर और इनटू वॉल्यूम की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर तुम्हारा डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा और वो क्यू वी के बराबर हो जाएगा। लेकिन गैसेस के केस में जो वॉल्यूम होता है वो तो सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। भाई गैस तुमने जरा सा डीओ मारा तो डीओ तो पूरे रूम में फैल जाता है, तो पहले वॉल्यूम कम था अब वॉल्यूम बढ़ गया, तो गैस का वॉल्यूम जो है वो सडनली बढ़ता है या सडनली कम होता है। तो हम लोगों को एक और एक्सप्रेशन देखना होगा इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के लिए इन टर्म्स ऑफ गैसेस। तो गाइस इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में ए नाम की गैस है और वो रिएक्शन करके बी नाम की गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ए नाम की गैस के लिए P इंटू वी ए इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी। यहां पर हम लोगों ने, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पर बार बार एक बात बता रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मानता हूं। जब गैस बी में कन्वर्ट हो जाएगी तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ गैस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी मल्टीप्लाई बाय आर टी। अब यहां पर आप देखो मैं पी वी ए और पी वी बी को माइनस कर देता हूं, मतलब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दो, तो इज इक्वल टू एन बी माइनस आर टी माइनस एन ए आर टी, मतलब आपने 2 को 1 से माइनस कर दिया। तो यहां पर प्रेशर कॉमन निकल गया, वी बी माइनस वी ए हो गया, यहां पर आर टी कॉमन निकल गया, ये एन बी माइनस एन ए हो गया। तो पी वी माइनस वी बी माइनस वी ए यानी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, या मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा वी, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, आई एम सॉरी गाइस, मैंने उल्टा लिख दिया, प्लीज इसको करेक्ट करेंगे। आई एम रियली सॉरी प्यारे बच्चों, आई एम रियली सॉरी, प्लीज इस चीज को करेक्ट करेंगे। इस चीज को ऐसे करेक्ट करेंगे हम लोग कि ये जो है दिस इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, this is volume of reactant. Similarly, this is the moles of product and this is the moles of reactant. So moles of product minus moles of reactant is delta N, volume of product minus volume of reactant is delta V. So P delta V is equal to delta N RT. ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला अब आप लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे सर ये तो बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर P डेल्टा V और यहां पर P डेल्टा V, सर ये तो सेम है, तो क्या मैं वो डेल्टा H वाली इक्वेशन में डेल्टा U के साथ में जो P डेल्टा V है क्या उसकी जगह पर nRT नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हो सर। तो यहां पर आप लोग इक्वेशन बनाएंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। अब देखो R की वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर एवरी गैस, टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रखा है। आप ये देख लो कि गैस के कितने मोल्स चेंज हुए। भाई तुम वॉल्यूम तो चेंज कितना हो रहा पता नहीं कर सकते क्योंकि आप ओपन सिस्टम में काम कर रहे हो ना। भाई ओपन सिस्टम में काम कर रहे हो, कितना वॉल्यूम गैस का गया मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं मोल्स तो फिर भी निकाल सकता हूं। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स में कितना चेंज है वो पता लगा लो। इंटरनल एनर्जी का चेंज मैंने आप लोगों को पता लगाना अभी सिखा देता हूं, और इससे आपको डेल्टा H की वैल्यू मिल जाएगी, चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब गाइस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जिनको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नाउ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज गाइस ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोगों को बड़े लेवल पर दिखाई देती, बल्क में दिखती है। जैसे मान लो एक छोटी सी बात बताऊं मैं आप लोगों को, टेम्परेचर, क्या आप एक एटम का टेम्परेचर निकाल सकते हो? नहीं। बल्क में ज्यादा चीज, ज्यादा बड़ी बॉडी होगी तो टेम्परेचर निकलेगा। अगर कोई आपसे बोले कि भैया प्रेशर निकालो, तो हम एक एटम का प्रेशर नहीं निकालते, हम देखते हैं कि कोई बड़ी चीज होगी, बल्क में होगी, तभी उसका प्रेशर निकलेगा। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप एक बल्क में ही मेजर कर सकते हो।
ये दो प्रकार की होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ गाइस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम और द साइज ऑफ द सिस्टम। जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे अंदर अगर मैटर ज्यादा है तो मेरा वजन ज्यादा होगा, मेरा वजन ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ना तो मेरे अंदर कितना मैटर मौजूद है, ना मेरे अंदर कितना वजन है, मैं कितना भारी हूं, मैं कितना हल्का हूं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। बस वो बॉडी बल्क होनी चाहिए, वो सिस्टम बल्क होना चाहिए। कितना मैटर है, कितना साइज है, कितना भारी है, कितना हल्का है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर। भाई अगर मेरे पास में एक आधा कप चाय है तो वो आधा कप चाय भी 100 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है। एक तपेला चाय है वो भी 100 डिग्री का हो सकता है। एक टंकी भर के चाय है वो भी 100 डिग्री हो सकती है, या एक चम्मच में चाय है वो भी 100 डिग्री पे हो सकती है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलैरिटी, मोलर इंथैल्पी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ये सब तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज द डिवीजन ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले बता दो ताकि ये फॉर्मूला समझ में आए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो अब मेरे अंदर बहुत सारा मैटर है तो मेरा मास ज्यादा होगा, मेरे अंदर मैटर कम है तो मेरा मास कम होगा। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? अगर मेरे अंदर बहुत सारा मैटर है तो हो सकता है मेरा वॉल्यूम बढ़ जाए, मैं मोटा हो जाऊं। अगर मेरे अंदर मैटर कम हो रहा है तो हो सकता है मैं पतला हो जाऊं, मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जैसे वॉल्यूम, जैसे मास, जैसे मोल्स, जैसे लेंथ, ये सब की सब चीजें मेरे प्यारे बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूं, जैसे मैं अगर मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाती है डेंसिटी। देखो डेंसिटी हो गई तुम्हारी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा यहां पर आप लिख लो फोर्स, यहां पर आप लिख लो एरिया, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर बॉडी में मैटर ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, बॉडी में मैटर ज्यादा तो एरिया ज्यादा होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखो मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी, तो इंथैल्पी अपॉन मोल, मोलर इंथैल्पी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क, चार्ज, ये तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और गाइस अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो नाउ गाइस व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी? देखो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर आपको किसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। मतलब कि मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा एक दोस्त है, आपने उसको एक मां की गाली बकी, एक बहन की गाली बकी और उसने आपको पलट के एक चाटा मार दिया। तो एक चाटा अगर आपको आपके दोस्त से खाना है तो आपको उसको 2 गाली बकनी पड़ेगी। वहीं पर एक दोस्त ऐसा है जो महेंद्र सिंह धोनी का फैन है, आप उसको 10 गाली दे दो तब तक वो आपको चाटा नहीं मारेगा, लेकिन जहां आपने उसको 11वीं गाली दी वो आपको एक चाटा मारेगा। तो अगर आपको एक चाटा खाना है तो एक चाटा खाने के लिए पहले दोस्त को मात्र 2 गाली देने की जरूरत है। विराट कोहली 2 गाली दी वो लप्पड़ मार देगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 गाली। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? 11 गाली। 11वीं गाली देने पर ही तुमको एक चाटा मारेगा। तो 1 चाटा 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो आपको उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसकी कितनी कैपेसिटी है हीट को अब्सॉर्ब करने की। जैसे मैं आपको बताऊं वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत होती है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल ही नहीं होता, वेपोराइज ही नहीं होता, तो वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत है। तो हीट कैपेसिटी होती है कि आपको
एक बॉडी को, एक सिस्टम को कितनी हीट देनी है जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदल जाए। यहां पर एक टर्म आती है मोलर हीट कैपेसिटी, यहां पर एक टर्म आती है CM, दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है अगर आपको एक सिस्टम का या एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है, कितने का? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब अगर आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल है, तो उस 1 मोल सब्सटेंस के लिए, उस 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आप उसे कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की 1 मोल क्वांटिटी के लिए। मतलब 1 एटम, 2 एटम, 10 एटम, 50 एटम, करोड़ एटम नहीं, 1 मोल एटम। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल्स को कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। एक और टर्म आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास, उसका जो भी 1 यूनिट मास होगा उसके लिए वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब गाइस मोलर हीट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लो अगर आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड की हीट कैपेसिटी दे रखी है 50 जूल्स, लेकिन वहां पर मैं रिएक्शन में देखता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के तो 2 मोल्स है। मतलब मैंने जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है वो इंस्ट्रूमेंट मुझे एक्चुअली 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड की हीट कैपेसिटी बता रहा है 50 जूल्स। तो 1 की कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25 जूल्स, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। नाउ गाइस हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल कहां होता है? तो हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है आपकी हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड बाय द बॉडी निकालने के लिए। अभी आप इतनी देर से बोल रहे थे ना सर हीट का वैल्यू आएगा कहां से? आप इतनी देर से चिल्ला रहे थे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी आप चिल्ला रहे थे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सर ये हीट की वैल्यू कहां से मिलेगी? आपने पिछले लेक्चर में तो बोला था कि हीट निकालने के लिए हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। अगर थर्मोमीटर डाला, थर्मोमीटर में थर्मोमीटर की रीडिंग्स बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन सर हम थर्मामीटर देखकर कैसे बता सकते हैं कि कितनी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है? मान लो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर अभी 300 केल्विन हो गया, तो 300 केल्विन मतलब तुमने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी, ये कैसे पता चलेगा? तो गाइस इसको निकालने का फॉर्मूला है C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। मतलब आपने एक बॉडी ली, एक सिस्टम लिया, उसमें थर्मोमीटर डाला। शुरुआत में आपने देखा कि इसका टेम्परेचर आ रहा है 300 केल्विन। बाद में आपने उसको हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर बदलकर अब हो गया 500 केल्विन। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 200 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ गया। और ये इसमें सिस्टम में रखा क्या है? जैसे मान लो आपने वाटर रखा है, तो वाटर की हीट कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेटेड होगी। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हीट कैपेसिटी तो एक्सपेरिमेंट से आती है, इसकी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा तो वो आपको वैल्यू दे देंगे। ये गिवन वैल्यूज होती है, ये तो एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट लोगों ने निकाली है। ये फिक्स वैल्यू होती है, वाटर की अलग, इथेनॉल की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग। तो बस उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि इसने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर C की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब यह है कि आपको when the C is large, a given amount of heat result in only a small temperature rise। कैसे पता चला सर? देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा है,
मतलब आपको उसको बहुत कम टेम्परेचर ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है मतलब आपको उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब यहां पर हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब अगर आपको किसी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको उसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, कम हीट देनी पड़ रही है, तो उसकी हीट कैपेसिटी कम है। अगर ज्यादा देनी पड़ती तो उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये आपके हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग सब जानते हैं हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। अब सर यहां पर ये M का क्या काम है? यहां पर सर ये M का क्या काम है? कोई बताएगा इसमें M का क्या काम है? मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग M का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मास ऑफ सब्सटेंस। आप सब्सटेंस का कितना मास लेकर चल रहे हो, अगर आप यहां पर सब्सटेंस का मास स्पेसिफाई कर दोगे तो आपको और क्लियर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी तो निकाल नहीं रहे कि भैया मेरे पास में 1 मोल है, मेरे को कितना मालूम क्या है, तो मेरे को यहां पर उसके मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा देखो, हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल इंटरनल एनर्जी का चेंज पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास में वाटर है, तो वाटर की अपनी एक हीट कैपेसिटी होगी। वाटर का मॉलिक्यूलर मास ले लो, वाटर के अंदर देख लो कि आपने इनिशियल वाटर का टेम्परेचर कितना है, बाद में कितना है, और डिवाइडेड बाय आपने पानी कितना लिया है, 10 ग्राम, 18 ग्राम, 180 ग्राम, 1800 ग्राम, कितना लिया है। आप जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे आपको डेल्टा यू की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है,